Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about the size of nucleus, nuclear density and binding energies. So what is the size of nucleus? आम तौर पे हमें जब भी किसी चीज़ के साइज़ के बारे में एक अंदाज़ा लगाना होता है, स्पेशली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में या सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो हम उनके डायमीटर की या उनके रेडियस की टर्म्स में बात करते हैं। तो एटम के साइज़ का भी जब हमने अंदाज़ा लगाना होता है तो हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं और एटॉमिक रेडियस से ही हम डिफरेंट एटम्स जो हैं उनके साइज़ को कंपेयर करते हैं। सो अगर हमने न्यूक्लियस के साइज़ का आइडिया लेना है तो वहाँ पे भी हम डायमीटर की टर्म्स में बात करेंगे। So diameter of nucleus is in the range of 1.75 femtometer. न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 1.75 फेम्टोमीटर से लेकर 15 फेम्टोमीटर तक होता है। अब फेम्टोमीटर क्या है? फेम्टो हमारे पास प्रीफिक्स है जो कि 10 की पावर -15 के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो -15 की रेंज में होता है, यानी फेम्टोमीटर्स की रेंज में होता है, और वो 1.75 से लेकर 15 फेम्टोमीटर तक वेरी करता है। 1.75 जो है हमारे पास ये जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए 1.75 है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। और उसके बाद अगर हम हैवियर या हैवीएस्ट एलिमेंट्स की बात करें तो वो 15 फेम्टोमीटर तक उनका जो डायमीटर है, उनका साइज़ जो है वो वेरी करता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का हिस्सा है, यानी एटम के सेंटर में पाया जाता है। तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज़ के मुकाबले में स्मॉल होगा, कम होगा। अब कितना कम होगा? द रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटम का जो रेडियस है या एटम का जो साइज है वो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है। 10⁵ टाइम्स मीन्स 1,00,000 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साइज़ के मुकाबले में 10⁵ टाइम्स ज़्यादा साइज़ है, बड़ा साइज़ है हमारे एटम का। रेडियस ऑफ टिपिकल एटम इज 10⁻11 मीटर। कि हमारे पास जो एटम है उसका जो रेडियस है वो -11 मीटर की रेंज में आता है, और न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो -15 मीटर यानी फेम्टोमीटर्स की रेंज में आता है। अब देखें कि 11 और 5 में 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी 5 गुना जो है वो ज़्यादा है एटम का रेडियस। और माइनस में हमें पता है कि पावर जितनी वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसको उसका मतलब होता है कि वो उतनी ही कम है, यानी जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। सो -11 इज़ ग्रेटर देन -15, और कितना बड़ा है? इट्स 5 टाइम्स ग्रेटर देन -15। सो हम कह सकते हैं कि जो एटम का साइज़ है वो न्यूक्लियस के साइज़ से 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियस की डेंसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन आम तौर पे इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का भारीपन, यानी कोई भी चीज़ कितनी लाइट वेट है या कोई भी चीज़ कितनी हैवी है, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। So nuclear density of a typical nucleus can be approximately calculated from the size of nucleus. अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वो डेंसिटी भी हम यूजुअली उसके साइज़ से कैलकुलेट करते हैं, साइज़ से ही अप्रॉक्सीमेट करते हैं, विच इट सेल्फ कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। और फिर एटम का जो साइज़ है वो किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं, वो भी हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद की बेस पे उनकी उसकी बुनियाद पे हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ है। यानी हम अप्रॉक्सीमेटेड डेंसिटी और अप्रॉक्सीमेटेड साइज़ ही फाइंड आउट कर सकते हैं। साइज़ किस तरह से मालूम करते हैं? कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है एटम के अंदर, उसकी बेसिस पे हमने उसके साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए यानी उसके रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया, और उसी रेडियस के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज गिवन एज। अब ये हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस का फार्मूला है जो कि डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, इसको प्रूव किया है। R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। अब यहाँ पे A जो है ये बेसिकली मैस नंबर है। मैस नंबर मीन्स ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को या उनके कलेक्टिव नंबर को शो कर रहा है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड करते हैं तो हमारे पास A यानी मैस नंबर आता है,
और आर नॉट जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 1.2 फेम्टोमीटर होती है, यानी फिक्स होती है हर न्यूक्लियस के लिए। अब ए की जो वैल्यू है ये चेंज होगी, वेरी करेगी फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, यानी एटम से एटम वेरी करेगी, लेकिन आर नॉट जो है ये कांस्टेंट फैक्टर है हमारे पास। सो इस फार्मूले से हम किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और रेडियस से हम उसके साइज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसी साइज़ की मदद से, यानी हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है यानी जो रेडियस है उसकी मदद से ही हम न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी किस तरह से होगी? मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियॉन्स से मिलकर बना है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास, जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के मास की, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं या जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, हम उनके टोटल मास की बात कर रहे हैं। उनके मास को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। ओवर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड कर देंगे हम इसको न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ। अब मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स किस तरह से फाइंड आउट करना है? हम क्या करेंगे, न्यूक्लियॉन्स की तादाद को, यानी हमारे पास जो ए है एटॉमिक मैस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है, ये न्यूक्लियॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैस ऑफ ईच न्यूक्लियॉन। अब हर न्यूक्लियॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका मैस हम ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल ले लेते हैं एक दूसरे के। यानी वैसे हमारे पास प्रोटॉन का मैस होता है 1.673 और जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का मैस होता है 1.675 होता है, और मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10⁻⁻27 के साथ। लेकिन जो पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद थोड़ी बहुत वेरिएशन है उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं और हम अप्रॉक्सीमेटली दोनों का जो मैस है उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख लेते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस नियरली इक्वल है, तो उस मैस को, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मैस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूक्लियॉन्स की तादाद के साथ। यानी टोटल मैस हमने फाइंड करना है, तो हम न्यूक्लियॉन्स की तादाद को एक न्यूक्लियॉन का जो मैस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे न्यूक्लियॉन्स का टोटल मैस आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम, अब हमने एज्यूम किया हुआ है डिफरेंट, जो हमने पीछे बात की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने रेडियस फाइंड आउट किया है, तो वहाँ पे हम एक एजम्पशन करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो स्फिरिकल शेप का है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी बेसिकली फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर, चूंकि अभी हमने कहा कि आर किसके बराबर है, आर नॉट और ए की पावर 1/3, तो इस चीज़ का जब हम क्यूब लेंगे तो आर नॉट का क्यूब आ जाएगा, और इसका क्यूब लेंगे तो ये 1/3 पावर जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास सिंपली ए बच जाएगा। सो आर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, ए जो है वो ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 3 था डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले गए, ये हमारे पास 3m, m जो है ये मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, उसको हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया। सो 3m ओवर 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये हमारे पास एक फार्मूला सेट हो गया जिसकी मदद से हम किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेंसिटी का फार्मूला हमने ड्राइव किया है ये मैस नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ m पे डिपेंड कर रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और m इटसेल्फ कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये सारा का सारा फैक्टर कांस्टेंट है, विच शोज़ कि हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो एक जैसी होगी, सेम होगी, यानी सारे न्यूक्लियाई जो हैं उन सब की डेंसिटी एक जैसी होती है। ऑल्दो इस फार्मूले में एटॉमिक मास अपीयर हुआ है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास ए जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो नेट फार्मूला है डेंसिटी का वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब सारे के सारे जो न्यूक्लियस हैं, चाहे वो किसी भी एटम का है, किसी लाइटर एलिमेंट का है, किसी हैवियर एलिमेंट का है, उन सब की डेंसिटी सेम हो। डेंसिटी का मतलब मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन मौजूद हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एटम के लिए, हर न्यूक्लियस के लिए सेम होगा। सो अब इस फैक्टर को जब हम कैलकुलेट करते हैं 3, और यहाँ पे m की वैल्यू हमने पुट कर दी, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन 4, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.142,
और आर नॉट मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट फैक्टर है जो 1.2 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। सो हमने चूंकि ऐसे यूनिट्स में कैलकुलेशंस करनी होती है तो फेम्टोमीटर की जगह पे हम 10 की पावर -15 यहाँ पे लिख देंगे और इस फैक्टर का क्यूब ले लेंगे। अब ये सारी चीज़ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आती है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास डेंसिटी है किसी भी न्यूक्लियस की 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर, और ये डेंसिटी हर न्यूक्लियस के लिए सेम होगी, यानी किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस आप ले रहे हैं तो उसकी डेंसिटी सेम होगी। नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जीज। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जीज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स सी व्हाट इज मास डिफेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी डिफरेंट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के बारे में जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे हमें पता चलता है कि टोटल मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब भी हम न्यूक्लियस का टोटल मास फाइंड करते हैं तो न्यूक्लियस हमें पता है कि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ है, तो होना तो ये चाहिए कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को जब हम ऐड करें तो वो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आना चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है, यानी जब हम पूरा न्यूक्लियस को मापते हैं और दूसरी तरफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हमने न्यूक्लियस को बनाया है, तो जब न्यूक्लियस बन गया तो उसका मास उन न्यूक्लियॉन्स के मास से कम हो जाता है। यानी टोटल मास जितना न्यूक्लियस का बनना चाहिए था उतना उसका मास नहीं होता, उसके मुकाबले में उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेस होती है, उसके जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके मास से कम होती है। अब ये जो डिफरेंस आता है, दिस डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। यानी दो चीज़ें, एक हमारे पास न्यूक्लियस का मास है और दूसरा जिन न्यूक्लियॉन्स को मिलाने से वो न्यूक्लियस बना है उन न्यूक्लियॉन्स का मास है। तो न्यूक्लियॉन्स का जो मास है, कलेक्टिव मास, उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का मास कम होता है, ठीक है। और वो जो डिफरेंस है यानी कितना कम होता है, उस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट का नाम देते हैं और उसको हम डेल्टा एम से शो करते हैं। अब डेल्टा हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें से माइनस कर देंगे न्यूक्लियस के मास को, क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियस बनने के बाद कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आया है, कितना मास कम हुआ है, या कितना मास डिफेक्ट आया है। अब न्यूक्लियॉन्स का मास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों के मास को ऐड करेंगे। प्रोटॉन्स का मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जी को, यानी एटॉमिक नंबर जो है ये शो करता है प्रोटॉन्स की तादाद को, तो जी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी एक प्रोटॉन का जो मास है उसको प्रोटॉन्स की तादाद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे प्रोटॉन्स का टोटल मास आ जाएगा। इसी तरह न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे न्यूट्रॉन्स का टोटल मास हमारे पास आ जाएगा। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद हमें किस तरह से मिलती है? दैट इज़ ए माइनस जी। ए हमारे पास एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास हम बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुके हैं, क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद होती है। तो उसमें से प्रोटॉन्स की तादाद यानी जी को हम माइनस कर दें तो पीछे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद बच जाएगी। सो ए माइनस जी और इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तो ये हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली मजमूई तौर पे हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास टोटल मास था जो न्यूक्लियस का होना चाहिए था, क्योंकि वो जी प्रोटॉन से और ए माइनस जी न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो उनको मिलाने से जो न्यूक्लियस बना उसका मास ये होना चाहिए था। लेकिन वो मास कम हो जाता है और उस डिफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसमें से माइनस कर देंगे न्यूक्लियस का वो मास जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है। यानी ये हमारा हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है कि इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब टोटल मास इतना बनना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है m, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड मास डिफेक्ट।
अब यहाँ पे एम पी जो है मास ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है, एम ऑफ एन जो है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है, और कैपिटल एम जो है ये मास ऑफ न्यूक्लियस को शो कर रहा है। अब मास डिफेक्ट क्यों आता है, क्यों ऐसा होता है कि जब हम न्यूक्लियस को बनाते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक जगह पे इकट्ठा करके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसके मास में कमी आ जाती है, और अगर वो मास कम होता है तो वो मास जाता किधर है। अब इस चीज़ का जवाब जो है वो हमें बाइंडिंग एनर्जीज में मिलता है। ओके जी, सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? द न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन टुगेदर। न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल क्यों होता है, क्यों एक जगह पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इकट्ठे होके रहते हैं, सेपरेट नहीं होते? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो उनको वहाँ पे इकट्ठा करके रखती है, होल्ड करके रखती है। यानी उन न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, और वो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। सो वो सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब वो अपने साथ उन सारे न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पे बांध के रखते हैं। अब वो जो न्यूक्लियर फोर्स है जो उनको आपस में बाइंड करके रखती है, वो ऑब्वियसली क्यों बाइंड होते हैं? क्योंकि जब हमारे पास न्यूक्लियस बनता है तो हमने कहा कि कुछ मास जो है हमारा वो कम हो जाता है। अब वो जो मास में कमी आती है वो मास एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो हमने कहा कि मास डिफेक्ट आता है, यानी जो न्यूक्लियस जब बनता है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास में से थोड़ा सा मास कम हो जाता है, तो वो मास एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, सो जब हमारा न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे पास कुछ एनर्जी जो है वहाँ पे वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब न्यूक्लियस बनता है तो उस वक्त कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। अब उसके बाद जब हमने उस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, जब हमने उस न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो इसका मतलब उतनी ही एनर्जी अब हमें दोबारा से प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोबारा से सेपरेट हो जाएं अपने एक्चुअल मास के साथ। सो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस सच दैट इट्स न्यूक्लियॉन्स बिकम फ्री इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी दोनों तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस बना था, जब न्यूक्लियॉन्स आपस में एक दूसरे के क्लोज हुए थे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपस में बाउंड हुए थे, ये नेचुरल प्रोसेस है। न्यूक्लियस का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पर सारे एटम्स के न्यूक्लियस बने हुए हैं। तो जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है वो हमें एनर्जी देता है, यानी उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो जब नेचुरली न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड हुए न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी कहाँ से आई? एक्चुअली हमारे न्यूक्लियॉन्स का थोड़ा सा जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो न्यूक्लियस को बाइंड करते हुए जितनी एनर्जी रिलीज हुई, या उस बाइंडिंग को जब हमने तोड़ना है तो हमें जितनी एनर्जी फिर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। यानी जब न्यूक्लियस बना तो वो एनर्जी हमें मिलती है आउटपुट के तौर पे, और जब हमने न्यूक्लियस को तोड़ना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करना है, तो फिर एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी न्यूक्लियस बनते हुए रिलीज हुई थी, उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियस तोड़ते हुए हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन सच न्यूक्लियॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। वही बात हो रही है कि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो वो एनर्जी रिलीज होती है। फिर जब हमने न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी असल में जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करती है, यानी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कितनी देर ये रेजिस्ट कर सकता है अपनी स्टेट की। यानी न्यूक्लियस को जब हम तोड़ना चाहेंगे
तो तोड़ने के लिए जितनी हमें ज़्यादा एनर्जी उस पर लगानी पड़ेगी तो हम कहेंगे न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यानी अगर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे न्यूक्लियस टूट जाता है तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं था, यानी वो स्टेबल नहीं था, वो आसानी से टूट गया। जिस तरह हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। द रीज़न इज़ उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो जितनी किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, उतना वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, उतना ही उसको तोड़ना, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करना हमारे लिए मुश्किल होगा। और दूसरे नंबर पे जिन न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही हमारे पास लेस स्टेबल है, उतना ही उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना हमारे लिए आसान है। द न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल इफ़ इट हैज़ हायर बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चूंकि हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से है, एक्चुअली जो मैस हमारा कम होता है, जो मैस डिफेक्ट आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। सो हम चूंकि ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, सो आइंस्टाइन इक्वेशन से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इतना मैस डिफेक्ट आया है तो वो कितनी बाइंडिंग एनर्जी हमें देगा, यानी वो मैस कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन, जो हमारे पास एनर्जी है वो mc² के बराबर होती है, और हमारे केस में हमने इसको बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया है। मैस हमारे पास डेल्टा एम है, डेल्टा एम मीन्स मैस डिफेक्ट है, और c² जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। सो यहाँ पे डेल्टा एम जो पीछे हमने मैस डिफेक्ट कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे, और यहाँ से हम c² जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास मैस डिफेक्ट, और मैस डिफेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है? अगर आपको न्यूक्लियस दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का दे दिया जाता है, हीलियम का दे दिया जाता है, तो हमें पता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, हमें ये भी पता है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन का मास जो है वो भी फिक्स है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी फिक्स है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो ये चीज़ें जब आपको एलिमेंट बता दिया जाए कि इस न्यूक्लियस के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है या मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद से ये फैक्टर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होता है न्यूक्लियस का मैस, जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया होता है। सो न्यूक्लियस का मैस अगर आपको दे दिया जाए कि एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर किया तो न्यूक्लियस का मैस इतना है, तो हम मैस डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको c² से, अब c क्या है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे c² की वैल्यू पुट करेंगे, मैस डिफेक्ट पुट करेंगे, और किसी भी एलिमेंट के लिए आप लोग बाइंडिंग एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हम बाइंडिंग एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमें पता चलता है कि जो कम मैस वाले एलिमेंट हैं, कम मैस का मतलब जो लाइटर एलिमेंट है, ज़्यादा लाइटर एलिमेंट है, उनके लिए भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम होती है, और जो बहुत हैवी एलिमेंट है उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती है, और जो हमारे पास मीडियम साइज़ के न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम होती है। और आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास मैक्सिमम है, मींस आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम बाइंडिंग एनर्जीज की बेसिस पे देखें तो लाइटर एलिमेंट मींस जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं या बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जीज की वैल्यू बहुत कम आती है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। उन न्यूक्लियस को आसानी से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज़ के न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और आउट ऑफ दैट इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल।